हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम सीख रहे हैं एसपी 11th एसपी, और एसपी में जो चैप्टर 5 चल रहा है मेंबर ऑफ कंपनी, इसमें हमने कल देखा कि नॉर्मली मतलब जनरली लाइफ में शेयर होल्डर मतलब जिसके पास शेयर है वही कंपनी का मेंबर है। मतलब शेयर होल्डर इक्वल टू मेंबर ये बोला जाता है, इंटरचेंजेबली ये कंसेप्ट यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि हम मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम शेयर होल्डर होके भी मेंबर नहीं। वो सिचुएशन कौन सी होती है वो हमने कल देखा। एक बार फटाक से वो रिवाइज भी कर लेंगे, और आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। मतलब अगर किसी पर्सन को कंपनी का मेंबर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन मेंबर बन सकता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी देखेंगे एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप कैसे मिला है। मुझे किसी कंपनी का मेंबर बनना है, सो व्हाट शुड आई डू, मैंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट विथ अ गुड वाला थॉट। क्या लिखा है? ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। स्टूडेंट्स, कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करो, कुछ पुराना चाहते हो तो पुराना करो। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। स्टुडंट्स, ऑफकोर्स ओल्ड इज गोल्ड हे आपने सुनाही होगा, जुनं ते सोनं मराठीत पण म्हणतात। पण सध्या हे पण आहे की जुनं ते सोनं जरी असलं, बट यू हॅव टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स, यू हॅव टू एक्सेप्ट द न्यू वे, बिकॉज न्यू इज डायमंड। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम के साथ चेंज हो, और टाइम के साथ खुद को चेंज तो करना ही है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है जो चेंज होती जा रही है, जैसे आप स्कूल में आपकी रिक्वायरमेंट अलग थी, आप कॉलेज में आ गए, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब अभी बड़े हो जाओगे, तो आपकी ख्वाहिश, आपके डिमांड्स, आपके जो गोल्स है वो चेंज होते जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो गोल अचीव करने के वेज भी आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट, इसी थॉट के साथ हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, मेंबर्स ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 5। सर आप तो पहले पेज पे आ गए, तो हम सीख चुके हैं। यार मैंने बोला ना, पहले रिवाइज करेंगे फटाफट। तो कौन कौन मतलब व्हाट इज मीन बाय मेंबर ऑफ कंपनी? सो मेंबर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इंक्लूड्स द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज नेम इज एंटर्ड इन बेनिफिशियल ओनर। तो जिसके पास शेयर्स है वो बेनिफिशियल ओनर है वो, और जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा हुआ है वो, ये दो पर्सन होते हैं मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, अब मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर हम देख रहे थे बच्चों। ऐसे कौन सी सिचुएशन है कि कंपनी का एक ये आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चों? विच आर द सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर? तो मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं है। फर्स्ट इज सिग्नेटरीज टू द एमओए। तो एट द इनिशियल ऑफ द कंपनी, एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, एट द फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, व्हेन सम पर्सन साइन ऑन एमओए, he became the member of company, but he cannot be a shareholder of company till the issue of shares. Shares issue नहीं किए तो शेयर होल्डर नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देयर इज नो एनी शेयर्स, सिंस देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ शेयर, nobody can be a shareholder of company but can be a member of company। शेयर होल्डर तो नहीं लेकिन मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट, मेंबरशिप बाय एक्वियंस और estoppel। That means if any person misrepresent himself as a member of company, he is held liable, he held liable subsequently also to be a member of company। मतलब किसी ने अगर गलती से भी खुद को बोल दिया कि हाँ मैं कंपनी का मेंबर हूं, तो उसका आगे तो मेंबर ही है, तो जब मेंबर पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सपोज आई सोल्ड माई शेयर्स टू समवन, दैट मीन्स आई एम ट्रांसफरर एंड आई सोल्ड माई शेयर्स टू, फॉर एग्जाम्पल, श्रेयस। So Shreyas is transferee. Okay, so I sold my shares to shares to Shreyas। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, वो कच्चा पपड़ पक्का पपड़ जैसा हो गया। I sold my shares to Shreyas, so he became shareholder। Okay, but still my name is not cut from the register and Shreyas name is not added। So being a member, I am the member of the company but not a shareholder, क्योंकि मैंने शेयर्स ऑलरेडी सेल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ मेंबर। ऑन डेथ ऑफ मेंबर शेयर आर ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल हेयर, बट until the process of transmission completes, the name of deceased person जिसकी डेथ हुई है उसी का नंबर रजिस्टर में रहेगा, he is member of the company but not shareholder।
Next, on insolvency of member. So on insolvency, all the share transferred to official receiver, but on paper, but in register of members, the person, insolvent person's name is still exist. तो उसका नाम अभी भी रजिस्टर में है, तो ही इज मेंबर बट नॉट शेयर होल्डर. नेक्स्ट, शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर. ऐसा भी होता है बच्चों कि देखो श्रेयस के पॉइंट से सोचो, उसने शेयर्स बाय कर लिया तो शेयर होल्डर बन गया बट फिर भी मेंबर नहीं है क्योंकि मेरा नाम अब तक कट नहीं हुआ और उसका एंटर नहीं हुआ. ठीक है. दूसरा, ऑफिशियल रिसीवर. अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी किसी ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो शेयर होल्डर है लेकिन मेंबर नहीं है. लीगल हेयर के केस में, सॉरी, जिस पर्सन की डेथ हुई उसके लीगल हेयर्स को शेयर्स तो मिल गए, शेयर होल्डर है लेकिन अब तक मेंबर नहीं है क्योंकि डिसीज्ड पर्सन का नाम अब तक कट नहीं हुआ है. ठीक है. So these are the situation where the person is shareholder but still it is not a member of the company. shareholder होके भी member नहीं है. Next, eligibility of membership. आज का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. चलो भाई, आपने भी सोच लिया कि सर कुछ भी हो जाए हमें भी कंपनी का मेंबर बनना है, क्या करना पड़ेगा बताओ. सो देखो क्राइटेरिया. बाइंग शेयर अमाउंट टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. So any entity, namely person, organization competent to make contract can be a member of company. तो नॉर्मली अगर हमें शेयर होल्डर बनना है, मेंबर बनना है ना, तो सबसे इजी तरीका एक ही है, इजीएस्ट वे टू बिकम अ मेंबर इज बाइंग द शेयर्स. ठीक है. तो बाइंग शेयर अमाउंट टू मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, सो एंटिटी मतलब जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी. मतलब कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, शेयर्स बाय करना ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी कैपेबल पर्सन है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है. ठीक है. नाउ अब सवाल यह है कि ऐसा कौन पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है. मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से, ठीक से सुनो. बाइंग अ शेयर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी. कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल. जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है. लेकिन कौन पर्सन कैपेबल है कौन नहीं है ये तो बताओ सर. अब आपको सवाल एक ही है, सर हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम मेंबर बन सकते हैं कि नहीं वो बताओ सर कंपनी का. हमने सोच लिया सर आपने बहुत कुछ बताया कंपनी के बारे में, अच्छा हम भी कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं. सो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 या 4, 4 पॉइंट दिए बच्चों. ये 4 ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें समझ जाएगा कि आप कॉम्पिटेंट हो या नहीं. फर्स्ट इज माइनर. माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी इटसेल्फ हिमसेल्फ. अरे स्टूडेंट्स आपका एज क्या है? अरे लड़कियां उम्र नहीं बताती, आप तो बताओ. 16. मेरी उम्र है 16 साल. संभल के चल, ऐसा कुछ तो गाना है ना. माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर द कंपनी हिमसेल्फ. तो आप मेजर कब बनोगे बच्चों? जब आपका एज 18 कंप्लीट हो जाएगा. सिंस यू आर ऑफ 16 ईयर्स ओनली यू आर नॉट कैपेबल टू बी अ मेंबर. सो घर पे बैठो, मेंबर नहीं बनना है. अ गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेस ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो आपके बिहाफ पे एंटर कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट में देखो, सिंस द बेनिफिशियल राइट ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर असाइनी, सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप बीइंग अ मेंबर. तो अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी. माइनर पर्सन नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं. आगे इंसेन और लुनाटिक. देखो, इनएबिलिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द पर्सन इनएलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ कंपनी. तो इंसेन और लुनाटिक मतलब पागल आदमी. ओके. साइको, पागल, जो येड़ा हो चुका है. और पागल हो चुका है मतलब क्या? ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ. देखो, किस पर्सन को पागल बोला जाता है? वैसे तो मेडिकल सर्टिफिकेट से डिसाइड किया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं. बट द थिंग इज, जो अभी रास्ते पे सोया है उसको ये नहीं समझ रहा कि कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, उसको समझता ही नहीं, कुछ याद नहीं रहता. सो फिर उसको लूनाटिक या फिर इंसेन, पागल पर्सन बोला जाता है. सो इंसेन पर्सन जो होता है ही इज नॉट एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ कंपनी.
ओके नेक्स्ट फॉरेनर, सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, सो फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंडियन कंपनी, तो फॉरेनर इंडियन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो याद रखो 4 कैटेगरी। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, 2 पर्सन, एक तो इंडिविजुअल भी कंपनी का मेंबर बन सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी का मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो माइनर पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर, इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर, उसके बाद इंसेन और लुनाटिक पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, एंड फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो फॉरेनर कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो सर इंडिया के जो लोग हैं वो नहीं कर सकते, अरे ऑब्वियसली इंडिया वाले तो कर ही सकते हैं ना, फॉरेनर भी कर सकते हैं, ये उन्होंने एडिशनल बताया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेंबर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टाइप क्या देखो, सबसे पहले कंपनी, तो देखो कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, सेपरेट पर्सन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है कंपनी की, तो लीगल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम। ओके, मतलब एबीसी लिमिटेड ये कंपनी है ना, वो XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेस करके XYZ लिमिटेड कंपनी का मेंबर बन सकती है। आंसर इज यस, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है और वो खुद के नाम पे लेंगे, डायरेक्टर का वगैरह नाम लेने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद के नाम पे शेयर्स बाय करेंगे, ठीक है। तो इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय MOA। बस इतना ही है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में MOA में लिखा होना चाहिए कि कंपनी के पास पावर है, हम शेयर्स बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या दिया है, बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी, ऑफकोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर स्टार्ट करनी है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी इट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, तो ये कंपनी के मेंबर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, सिंस इट इज ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक मतलब लीगल पर्सन है, इट कैन बी अ मेंबर, तो ये भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। LLP क्या होता है पता है बच्चों, पार्टनरशिप का एक टाइप होता है। पार्टनरशिप में कैसा होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, तो ये पार्टनरशिप ऐसी जिसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी का मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। स्टूडेंट्स याद है ना, ये सब कुछ पढ़ा है ना हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, HUF, राइट राइट। कर्ता मेन पर्सन होता है बिजनेस का, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है नॉर्मली फैमिली का, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप, मतलब एक्ट नहीं रोकता HUF को मेंबर बनना, बट इतना ही है, शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ कर्ता, मतलब कंपनी ने शेयर्स लिया ना तो खुद के नाम पे लेंगे, ABC लिमिटेड नाम के। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने शेयर्स लिए ना तो ऑफकोर्स वो मेंबर बन सकते हैं लेकिन खुद के नाम पे। LLP लिमिटेड लायबिलिटी भी मेंबरशिप बन सकते हैं खुद के नाम पे, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर बन सकती है किसी कंपनी का, बट खुद के नहीं, कर्ता के नाम पे शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। कर्ता मेंबर बन सकता है किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म देखो कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी एज इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी, बट फर्म कैन होल्ड शेयर्स इन द कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होता ना, कंपलसरी, ऑप्शनल होता है रजिस्टर करना है क्या नहीं करना है पार्टनरशिप को, बस वो महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है, वो तो ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखो, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी बट मेंबर्स कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, सॉरी पार्टनर्स कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, मतलब पार्टनर्स खुद के नाम पे शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के नाम पे नहीं। फर्म कैन नॉट बी मेंबर, इंडिविजुअल पार्टनर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स ओन नेम। अगर कोई ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जैसे साई बाबा ट्रस्ट, ठीक है, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो यस दे कैन बी अ मेंबर इन इट्स ओन नेम, तो उनके खुद के नाम पे मेंबर बन सकते हैं,
ठीक है बच्चों, समरी बता देता हूं, फटाफट समझ जाएगा। इंडिविजुअल में देखो माइनर, नहीं भाई माइनर तो नहीं बन सकता, माइनर इज इनएलिजिबल, ठीक है। मेजर पर्सन ओनली बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं, इनसेन पर्सन नहीं, दे कैन नॉट बिकम मेंबर। फॉरेनर यस बन सकते हैं, ठीक है। एचयूएफ खुद तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ कर्ता के नाम पे मेंबर बन सकता है। और अगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बन सकते मेंबर, लेकिन पार्टनर्स खुद के नाम पे शेयर्स बाय करके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखो, कंपनी यस, कंपनी कैन बिकम मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, एलएलपी कैन आल्सो बिकम, एचयूएफ कांट बी, एचयूएफ नहीं बन सकती मेंबर, एचयूएफ तो कर्ता के नाम पे बस मेंबर बन सकते हैं, कर्ता के नाम पे शेयर्स लेकर। और पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर नहीं बन सकते, वो सिर्फ पार्टनर्स के नाम पे शेयर्स खरीद के पार्टनर्स कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, चार्ट याद रखो, बाकी ऊपर का सब कुछ भूल गए तो भी चलेगा, चार्ट में सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट वन, याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, ओके सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करना है, एक्विजिशन। चलो अब मेंबर बनना है तो कैसे बने। ओके देखो भाई, मैं तो कंपनी का मेंबर बन सकता हूं, राइट। मैं इंडिविजुअल हूं, मेजर हूं, नहीं अब तक दिवाला वगैरह नहीं निकला है, नहीं पागल भी नहीं हूं मैं, एकदम साउंड माइंड हो ना, आपको लग रहा है ना इतने अच्छे से बात कर रहा हूं, भाई सवाल नहीं आता। और फॉरेनर होता तो भी चल जाता, फॉरेनर भी नहीं, इंडियन पर्सन हूं, ठीक है। सो ऑफकोर्स सब क्राइटेरिया सोच लिए, तो आई एम एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया कंपनी का मेंबर बन के ही रहेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे। पॉइंट नंबर 1, बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लिया तो आई विल बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो देखो, द सब्सक्राइबर टू एमओए आर इट्स मेंबर। हमने देखा ना वो पॉइंट जहां पे था मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं है, वहीं पे दिया था सब्सक्राइबर टू एमओए आर इट्स मेंबर। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम 1 सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने सब्सक्राइब कर लिया, देन ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लिया, ये अलग प्रोसेस होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब, एमओए को सब्सक्राइब किया तो यस आई विल बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। इनफैक्ट दे आर फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट मेंबर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी का मेमोरेंडम बनाया जाएगा, साइन किया जाएगा, मेमोरेंडम देने के बाद कंपनी स्टार्ट होगी। तो कंपनी स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मेंबर यही होते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो देखो, एनी पर्सन हु विश टू बाय कंपनी शेयर, किसी भी पर्सन को अगर कंपनी के शेयर्स लेने हैं, हैज टू अप्लाई फॉर द सेम। मतलब अगर मुझे किसी कंपनी का मेंबर बनना है और वो कंपनी बहुत दिन से स्टार्ट हो चुकी है, तो मेमोरेंडम का तो सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर इनिशियल फेज में होता है सिर्फ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, शेयर्स बाय करना। तो एनी पर्सन हु विश टू बाय द कंपनी शेयर्स हैज टू अप्लाई फॉर द सेम ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंपनी। मतलब मैं पहले कंपनी को अप्लाई करूंगा कि आई वांट टू बाय द शेयर्स, तो कंपनी ने अगर वो एक्सेप्ट किया, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया उन्होंने, द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर्स, तो मुझे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे एंड बिकम शेयर होल्डर, तब जाके मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, ठीक है। देयरफॉर इट्स मेंबर ऑन एंटरिंग हिज और हर नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर मुझे कंपनी का मेंबर बनना है तो एक तो सब्सक्राइबर्स, पहला ऑप्शन था सब्सक्राइब एमओए, दूसरा ऑप्शन क्या है, शेयर्स बाय करना। तो शेयर्स के लिए मैं अप्लाई करूंगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फिलअप करके मैं कंपनी को दूंगा। अगर कंपनी को ओके लगा, कंपनी ने अगर मुझे एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, मुझे शेयर्स अगर दिया, तब जाके मैं कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा और मेरा नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। रजिस्टर में नाम लिखते ही मैं कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो देखो, एनी पर्सन हु हैज शेयर इन हिज नेम एज अ बेनिफिशियल ओनर, अगर मैंने शेयर्स ऐसा लिया, मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज अ मेंबर ऑफ कंपनी। ओके, मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक जमाना था जब ये शेयर्स परचेस करना, सेल करना सब कुछ फिजिकली होता था,
ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स 2021 में हम पहुंच चुके हैं, आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन होता है विद द यूज ऑफ डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। मटेरियल मतलब कागज का टुकड़ा, यहाँ पे सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट होता था तो उसे बोलते थे मटेरियल, और डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, वो कागज ही निकाल दिया, डॉक्यूमेंट रहा ही नहीं, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिकली जस्ट मैंने मोबाइल हाथ में लिया, शेयर्स बाय किया, जैसे मैं शेयर्स बाय करता हूं तो मेरे नाम पे वो शेयर्स आ गया, मतलब मैं कंपनी का बेनिफिशियल ओनर बन गया। तो जैसे उस शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर बन गया, तो जैसे ही मैं बेनिफिशियल ओनर बन गया, मैं उस कंपनी का मेंबर बन गया। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, बाय ट्रांसफर, एनी पर्सन हु बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी from existing member become registered member after company accept his transfer request. Okay, सपोज मैंने शेयर्स बाय किया, किससे? फ्रॉम अजय, अजय से मैंने शेयर्स परचेस किया। अब वो प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा, अजय का नाम कट होके मेरा नाम आएगा, जब मेरे नाम पे शेयर फाइनली ट्रांसफर हो जाएगा तब मैं कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा, ठीक है। तो एनी पर्सन हु बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी, जिसने शेयर्स बाय किया, बिकम मेंबर ऑफ कंपनी आफ्टर एक्सेप्ट इज ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जो की अजय ने, कि उसका शेयर ट्रांसफर करके मेरे नाम पे कर दिया जाए, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा मेरा नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा एंड आई विल बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में फर्क होता है, क्या है देखो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, insanity of member is called transmission of shares. Okay, अब ट्रांसफर मतलब क्या? जैसे सपोज एक नाम है, एक पर्सन है जिसका नाम है प्रणव, ठीक है। प्रणव ने शेयर ट्रांसफर किया मेरे नाम पे, मतलब क्या करेंगे हम, मैं उसको पैसे दूंगा, मैं बोलूंगा मुझे शेयर्स चाहिए, सो ही इज रेडी टू सेल द शेयर्स। तो एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है आज के डेट में, ठीक है। फॉर्म फिलअप किया जाएगा और वो बोलेगा कि उसका शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो उसका नाम कट होके मेरे नाम पे ट्रांसफर होगा और उस प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा, जो भी रहेगा। तो ऐसे मेरे नाम पे वॉलेंटरीली उसने खुद से पैसे लिए और खुद के इच्छा से वॉलेंटरीली मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर किया, ये है ट्रांसफर ऑफ शेयर। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या है, ट्रांसमिशन का कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ ने बोला हुआ है इसलिए शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। सो लॉ के बोलने से शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं? सिंपल सी बात है, एक पर्सन की हो गई डेथ, तो उसके शेयर लीगल हेयर को मिलने वाले, किसने बोला? लॉ ने बोला, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, लेकिन ठीक है, इंसॉल्वेंट हुआ, कुछ प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, तो ऑफिशियल रिसीवर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई इंसेन हो गया, पागल हो गया, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, तो अगर कोई पर्सन इंसेन हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो उसके बेटे को दी जाएगी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को, लीगल एयर को। तो वो ऑटोमेटिकली बिना फॉर्म फिलअप किए आपके नाम पे ट्रांसफर होने वाले शेयर्स, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्योंकि डेथ में, इंसॉल्वेंसी या इनसैनिटी में ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता कंपनी को, तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो the legal representative or legal heir in case of death, official receiver in case of insolvency, and administrator in case of insanity replace the concerned member. देखो, डेथ के केस में किसको मिलेगा शेयर्स? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है ना, वो बन जाएगा शेयर का, मतलब वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, शेयर ट्रांसफर हो जाएगा और कंपनी का मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंसी की बात चल रही है, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, डूब चुका है, तो वो केस में ऑफिशियल रिसीवर को शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ इंसैनिटी। और अगर कोई पर्सन इंसेन हो गया, पागल हो गया, तो उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, जो संभालने वाला केयर टेकर होगा, उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनी ऑफ ओपीसी, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। स्टूडेंट, नामी क्या है? वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो एक ही पर्सन की कंपनी है, तो एक पर्सन की अगर कंपनी है तो नेम ऑफ नॉमिनी whose name is given in MOA memorandum become its sole owner in the event of death of member.
तो एक ही पर्सन है, उसने खुद की कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी के नाम पे लिया है कुछ शेयर्स वगैरह, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो जिसका नाम एज अ नॉमिनी लिखा रहा तो नॉमिनी को शेयर्स दे दिए जाएंगे, दे बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, बाय एक्विसेंस। एक्विसेंस मतलब क्या, देखो, इफ अ पर्सन इज रॉन्गली एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ओ बाप रे मतलब गलती से उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, और होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर, या फिर उसने खुद को गलती से मेंबर एज अ मेंबर रिप्रेजेंट किया कहीं पे, और नोइंगली अलाउज हिज नेम टू रिमेन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ओके, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट मिस्टेक्स एंड गेटिंग इट रेक्टिफाइड। मतलब किसी को पता चला कि मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख, मतलब गलती से आ गया है, बट स्टिल उन्होंने बताया ही नहीं, कंपनी को रेक्टिफाई करने के लिए बोला ही नहीं, देन इट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, तो वो मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकता। ही इज लाइबल एज अ मेंबर लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल। तो प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल के हिसाब से वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, मतलब खुद कंपनी का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको पता चला कि कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा है एज अ रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कंपनी को बोलना कि नाम कैंसिल करे, उसने बोला ही नहीं, तो कंपनी का मेंबर ही माना जाएगा अभी, ठीक है। इवन कंपनी वाइंड अप हो गई तो उसको घर से पैसा भी लाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा अगर उसने गलती से भी खुद को कंपनी का मेंबर रिप्रेजेंट किया है तो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। एक बार वापस दिखा देता हूं बच्चों, एलिजिबिलिटी याद रखना। इंडिविजुअल की अगर बात करें तो माइनर, इंसॉल्वेंट, इनसेन, ये पर्सन दीज आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। फॉरेनर, यस। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंपनी कैन बाय शेयर्स इन देयर ओन नेम, आंसर इज यस। बाय कंपनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलएलपी, ये तीनों भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। एचयूएफ की बात करें तो नहीं, एचयूएफ खुद नहीं कंपनी का मेंबर बन सकते, बट एचयूएफ कर्ता के नाम पे, in the name of karta, they can buy the shares and become a member of company. Partnership firm also can't become the member of company, but partners individually, जो partners है, they can be a member of company, ठीक है। और ये याद दिला दो, एक्विजिशन मतलब कंपनी के मेंबरशिप बनने हैं तो कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला, बाय सब्सक्राइबिंग मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर बन जाओ, यू विल बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। दूसरा, बाय बाइंग द शेयर्स, शेयर्स बाय किया, हमने अप्लाई किया, कंपनी ने एक्सेप्ट किया, शेयर्स हम जैसे बाय करते हैं हमारा नाम मेंबर में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सॉरी बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, अगर मैंने शेयर्स डीमैट फॉर्म में भी लिया, इवन बेनिफिशियल ओनर में मेरा नाम है, तो आई विल बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, बाय ट्रांसफर, तो अगर शेयर ट्रांसफर की बात चल रही है तो मैंने कहीं से शेयर्स परचेस किए, जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, वो ऑन डॉक्यूमेंट भी मेरा नाम लिख दिया जाएगा, आई विल बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन के केस में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही डेथ होती है उस पर्सन की तो ऑटोमेटिकली लीगल एयर को शेयर्स मिल जाता है, ठीक है। तो जिस दिन से उसको शेयर्स मिला, ही विल बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, नॉमिनी ऑफ ओपीसी, तो अगर वन पर्सन कंपनी है तो वन पर्सन कंपनी का कोई ना कोई एक नॉमिनी लिखा होता है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो नॉमिनी बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। लास्ट, बाय एक्विजिशंस, मतलब इफ एनी पर्सन wrongly represent himself as a member of company or he knows that name of his name is appear in register of members but he didn't take any action on this, so he is stopped now and he has to be play the role of member of company, तो उसको कंपनी का मेंबर ही रहना पड़ेगा अभी, ठीक है। वो मुकर नहीं सकता अपने शब्दों से, he has to become member of company, ठीक है। तो अब सीजेशन बताया और राइट्स बचाए बस। सीजेशन देख ले बच्चों, सीजेशन भी देख लेते हैं, चलो। सीजेशन मतलब एंड, एंड मतलब एंड और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेरा मेंबरशिप कब खत्म होगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अरे ऑब्वियसली यार, मैंने अगर शेयर ट्रांसफर किया किसी को तो मेरा मेंबरशिप खत्म, सामने वाले को जिसको मैंने शेयर्स दिया उसका स्टार्ट होगा ना। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, तो जिसकी डेथ हो गई वो कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। इंसॉल्वेंसी, दिवाला निकल गया, अगेन ही विल नॉट बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। या नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर इन द बायबैक ऑफर ऑफ कंपनी, ओके। तो मैं कंपनी का मेंबर था और कंपनी ने खुद बोला कि हम हमारे शेयर्स खुद बाय करना चाहते, मैंने सेल कर दिया,
तो जैसे मैंने शेयर सेल कर दिया, मेरा मेंबरशिप कैंसिल। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर मतलब जब्त कर लेना बच्चों, जब्त। ऐसा होता है कि शेयर्स हमने अगर लिया ना, फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स लिया 100 रुपीज का, ठीक है, तो कंपनी क्या करते हैं, पूरे 100 रुपीज स्टार्टिंग में नहीं मंगवाते, थोड़े थोड़े पैसे मंगवाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे डिमांड करते हैं, उसे कॉल बोलते हैं, तो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट कॉल किया, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो 100 रुपए का शेयर्स मैंने बाय किया है, कंपनी ने पहले मुझे बोला 30 रुपीज दो, मैंने दे दिए, बाद में बोला और 20 रुपीज दो, मैंने दे दिए, उन्होंने बोला और अब 50 रुपए दो, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने, अगर कंपनी ने कॉल किया बट मैं पैसे नहीं दे सका, ठीक है, तो ऐसे केस में कंपनी डायरेक्ट शेयर्स जब्त कर लेती है, उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अगर मेरा शेयर्स फॉरफिट हो गया तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं रहा, तो शेयर होल्डर नहीं तो कंपनी का मेंबर भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अगर कोई पर्सन खुद जाके सरेंडर कर दे, ये लो मेरे शेयर्स मुझे नहीं चाहिए, सरेंडर कर रहा हूं मैं, कैंसिल कर रहा हूं, तो डेफिनेटली विल नॉट बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, तो कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते शेयर्स जमा करने के बाद। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर बाय कंपनी। तो अगर मैंने लीन मतलब मॉर्गेज, ठीक है, तो अगर मैंने मॉर्गेज रखे शेयर्स, और शेयर्स मॉर्गेज रखे किसी से लोन वगैरह लिया है, तो मैं कंपनी का मेंबर नहीं रहूंगा जिस दिन से मैंने शेयर्स मॉर्गेज रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन हु होल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओ बाप रे, अब ये आपके लिए थोड़ा बाउंसर है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? Ceases to a member when company redeem these shares. ओके, सपोज रिडीमेबल मतलब बच्चों इसका मीनिंग है रिफंडेबल। रिडीमेबल मतलब रिफंडेबल, ठीक है। सपोज मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो एक टाइप के शेयर्स है, दो टाइप के शेयर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जो मुझे डिविडेंड मिलता है ना, कंपनी में अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो हमें बदले में जो मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। सो डिविडेंड जो मिलता है ना इक्विटी शेयर्स में, वो फिक्स नहीं होता। मुझे लगा रिस्क है, हर साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिया। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, हर साल फिक्स डिविडेंड मिलता है, हर साल फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो पर्सन हु होल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर किसी के पास रिफंडेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और उनको अगर रिफंड कर दिया, मतलब शेयर्स नहीं रहा। अरे बच्चों, सपोज मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे शेयर्स के नाम पे, मतलब आपको शेयर्स दिए थे, उसके बदले में अगर मैं आपको 10 लाख रुपए वापस करता हूं तो शेयर्स आप मुझे वापस दे दोगे। अगर आपके पास शेयर्स ही नहीं रहेगा तो आप कंपनी के मेंबर भी नहीं रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन रिस्काइंड्स और रिफ्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड दैट ही और शी वाज चीटेड एंड फ्रॉडेड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंपनी इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, मतलब हाँ, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? इनविटेशन कार्ड। किस चीज का? शादी का? नहीं नहीं नहीं, कंपनी में इन्वेस्ट करने का। सपोज AWS कंपनी का नाम है, ठीक है। AWS कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए पब्लिक को इनवाइट किया। पब्लिक को इनवाइट करने के लिए दिया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो ना, आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, राइट। तो उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज में क्या क्या है, कैसा है, फैसिलिटीज क्या है, कितने साल से है, और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है क्या नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही होता है, कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। देखो भाई, देखो कंपनी की इंफॉर्मेशन देखो। और पब्लिक क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस डिटेल में पूरा रीड करते हैं, समझते हैं, और बस वो प्रोस्पेक्टस पे बिलीफ रख के, उस पर विश्वास रख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, वो रीड किया, मुझे अच्छी कंपनी लगी, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे पता चला कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ने फेक इंफॉर्मेशन दिया था, प्रोस्पेक्टस में जो दिया था वो एक्चुअल में है ही नहीं, तो मैं फंस गया, चीटिंग हुआ है मेरे साथ। तो जिस दिन मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा गलत हुआ है, मैं उस दिन से कंपनी का मेंबर नहीं रहूंगा, ठीक है। मैं उस दिन से कंपनी का मेंबर नहीं रहूंगा। एंड लास्ट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बच्चों, वाइंडिंग अप बोले तो क्लोजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्लोजर ऑफ क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, पैसे मिलेंगे, कंपनी पे केस चलेगा, वो फ्रॉड का केस चलेगा, लेकिन मेरा मेंबरशिप स्टॉप हो जाएगा तब से। ऐसा मतलब मैं खुद बोलूंगा ना
कि मैंने ये प्रोस्पेक्टस पे बिलीव रख के मेंबर बना, अगर वो प्रोस्पेक्टस लेके तो मुझे भी नहीं रहना मेंबर, तो मेंबरशिप कैंसिल है। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है उल्टा, तू जो बोल रहा है ना कि मेंबर नहीं रहेंगे तो पैसे गए क्या, देखो मेंबर नहीं रहूंगा तो मैं कंपनी पे केस करूंगा, मुझे मेंबर नहीं रहना, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, कंपनी फ्रॉड है। तो कंपनी में अगर मेंबर्स को पैसे कब दिए जाते पता है, लास्ट में। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना उनको लास्ट में पैसे दिए जाते हैं। मतलब सपोज कंपनी का दिवाला भी निकल गया ना, तो कंपनी के प्रॉपर्टी भी बेच दिया ना, तो पहले बैंक का लोन दो, गवर्नमेंट का पैसा दो, सप्लायर को पेमेंट करो, सब कुछ देने के बाद लास्ट में मेंबर को पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं कंपनी का मेंबर ही नहीं रहा, उल्टा मुझे पहले पैसे मिलेंगे, जल्दी पैसे मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप बोले तो क्लोजर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ही बंद हो गई तो तू कौन सा मेंबर रहने वाला है मेरे भाई। आप ऐसे कंपनी के मेंबर कैसे रहोगे जो कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंपनी बंद, मेंबरशिप कैंसल, खत्म किस्सा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज तो हमने बोनस, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था, प्रोजेक्टेड था, उससे भी ज्यादा देख लिया, बढ़िया बात। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप कि मेंबर कैसे बने, साथ में ये भी देखा एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप कैसे एक्वायर करें, अगर मेंबर बनना होगा तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में ये भी देखा सीजेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप कैसे कैंसिल होगा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली हम हाफ आवर में जो भी रहेगा राइट हम देख लेंगे, राइट्स ऑफ मेंबर्स क्या क्या है, अगर मेंबर बने तो हमारे पास कौन से राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, और इसी के साथ करेंगे टॉपिक को टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय बच्चों।